अब ये जो चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस मीन्स झलक। तो इस चैप्टर में 3 स्टोरीज हैं जहां पर आपको इंडिया की अलग अलग जगहों की झलक देखने को मिलेगी। और पार्ट 1 में हम गोवा की बात करेंगे और यहाँ पर राइटर हमें बेकर्स के बारे में बताएंगे, गोवा में रहने वाले बेकर्स के बारे में। This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. Pen portrait क्या होता है? We all know that portrait is a drawing. किसी का भी चित्र बनाना is a portrait. And pen portrait means जब आप लिखकर उसे डिस्क्राइब करते हैं और इतनी अच्छी और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी की कि दूसरा इंसान उसे विजुअलाइज कर सकता है, इमेजिन कर सकता है कि वो बंदा देखने में कैसा है, उसे हम पेन पोर्ट्रेट कहते हैं। तो गोवा के विलेज में जो बेकर्स रहते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, एक ट्रेडिशनल वे है उनका वर्किंग का, एक ऐसे ही बेकर के बारे में राइटर हमें बताएंगे। और वो ये कहते हैं कि जो बेकर्स हैं ये गोवा की सोसाइटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि गोवा एक पोर्चुगीज कॉलोनी हुआ करती थी, यानी कि बहुत साल पहले पोर्चुगीज लोग यहाँ पर राज करते थे। और गोवा के लोगों के लाइफस्टाइल में, वहाँ के कल्चर में, ट्रेडिशंस में आज भी ये पोर्चुगीज टच देखने को मिलता है। So with this background, let us begin with the chapter. We'll read the story and I'll explain it to you, and we'll also discuss the difficult word meanings. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Reminiscing means remembering and nostalgically means thinking fondly of the past. यानी कि आप अपने पुराने दिनों के बारे में बहुत ही मीठी मीठी यादें रखते हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उन्हें मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि उनके एल्डर्स यानी कि घर के जो बड़े हैं वो अपने ओल्ड डेज को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से याद करते हैं। और उनके ओल्ड डेज क्या थे? पोर्चुगीज डेज, यानी कि उनके पुराने दिनों में गोवा पर पोर्चुगीज राज किया करते थे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। और वो उन दिनों को मिस करते हैं और साथ ही साथ पोर्चुगल की जो फेमस ब्रेड है उसे भी मिस करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब गोवा पर पोर्चुगीज का राज था तो वहां पर बेकरी बहुत ज्यादा चलती थी, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था इसका। और जैसे कि वहां पर पोर्चुगीज का राज था तो जो बेकरी प्रोडक्ट्स थे जैसे कि ब्रेड, वो भी उसी स्टाइल में बनती थी और राइटर के एल्डर्स को वो बहुत पसंद थी और वो उसे मिस करते हैं। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. अब ईटर्स ऑफ लोव्स कौन है? वो पोर्चुगीज लोग, पुर्तगाल के रहने वाले लोग जो कि गोवा पर राज किया करते थे। तो राइटर कह रहे हैं कि अब वो लोग तो वैनिश हो गए हैं, यानी कि वहां से चले गए हैं, लेकिन वो लोग जो कि ये लोव्स बनाते थे यानी कि बेकर्स, वो अभी भी गोवा में रहते हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. अब ब्रेड बनाने की टेक्निक में 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है डो को मिक्स करना, ये मिक्सर में। दूसरा स्टेप है उसे मोल्ड में डालना, जैसे कि आप ये मशीन देख रहे हैं जो कि ब्रेड की शेप देती है। और तीसरा स्टेप है बेक करना, उसे पकाना, आटे को पकाकर ब्रेड बनाना। तो राइटर यहाँ पर कहते हैं कि जो बेकरी में काम करने वाले लोग थे जो कि डो को मिक्स करते थे, उसे मोल्ड में डालते थे और फिर फाइनली बेक करते थे, वो सब आज भी गोवा में हैं। Those age-old, time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. तो इससे हमें पता लगता है कि वो जो पुरानी बेकरीज हैं गोवा में, वो आज भी वर्किंग कंडीशन में है, वो आज भी वहां पर मौजूद है। वो कहते हैं कि एज ओल्ड यानी कि बहुत पुरानी, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। टाइम टेस्टेड मीन्स ये जो फर्नेसेस हैं, ये जो बेकरीज हैं जहाँ पर ब्रेड बनती है, ये बहुत ही अच्छी तरह से बनी हुई हैं, इतने सालों से यूज हो रही हैं और आज भी ठीक ठाक काम कर रही हैं। सो दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम।
विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी वर्किंग में कोई कमी नहीं आई है, आज भी वो बहुत अच्छी ब्रेड बनाती हैं। फिर वो ये बता रहे हैं कि ऑल्दो पोर्चुगीज गोवा छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई फर्नेसेस, बेकरीज आज भी चल रही हैं, उनमें फायर एक्सटिंग्विश नहीं हुई है, यानी कि आज भी उनमें फायर बर्न हो रही है और ब्रेड बेक हो रही है। सो दे आर स्टिल इन वर्किंग कंडीशन। The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Heralding means announcing. तो अब गोवा में जो बेकर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो एक बैम्बू की स्टिक के ऊपर बास्केट्स हैंग करते थे और जगह जगह ब्रेड बेचते थे। और राइटर ये कह रहे हैं कि इस बेकर की बैम्बू की जो थड की आवाज है और जिंगल का जो साउंड है जिससे वो अनाउंस करता था कि वो आ गया है, आज भी कई जगहों पर सुनाई दे सकता है। यानी कि आज भी गोवा के विलेजेस में ये ट्रेडिशनल बेकर देखने को मिलता है जो कि सुबह सुबह इस बैम्बू स्टिक के ऊपर बास्केट्स में ब्रेड लेके बेचने निकलता है। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as padder in Goa. Now, padder is baker in Portuguese language. तो Portuguese language में baker को padder कहा जाता है। राइटर कहते हैं कि हो सकता है बहुत सारे बेकर्स अब मर गए हैं, लेकिन उनका प्रोफेशन उनके बेटे कैरी ऑन कर रहे हैं। तो ये एक फैमिली प्रोफेशन बन गया है। फैमिली प्रोफेशन मीन्स जो कि जनरेशंस टू जनरेशंस कैरी फॉरवर्ड होता है। पहले फादर वही प्रोफेशन करता है, फिर आगे उसके बेटे और फिर उनके बेटे। तो राइटर कहते हैं कि आज भी गोवा में बेकर को पैडर कहा जाता है, जो कि पोर्चुगीज लैंग्वेज का वर्ड है। तो पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिलता है गोवा में। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। He used to come at least twice a day. अब राइटर अपने बचपन की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे बचपन में जब हम गोवा में रहते थे तो जो बेकर था वो बहुत ही क्लोज था हमारी फैमिली के। वो हमारे एक दोस्त, कंपेनियन और गाइड की तरह था। वो दिन में 2 बार तो आता ही था। तो बेकरी का इतना इन्फ्लुएंस था कि राइटर के घर में हर रोज बेकर 2 बार आता ही था बेकरी की प्रोडक्ट्स देने के लिए। Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. तो ये कौन सी 2 बार थी जब ये बेकर राइटर के घर आया करता था? एक तो सुबह सुबह जब वो अपनी बेकरी से निकलता था ब्रेड बेचने के लिए, और फिर दूसरी बार वो आता था शाम के समय जब वो अपनी पूरी बास्केट का सामान बेचकर वापस अपने घर जा रहा होता था। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. अब राइटर ये कह रहे हैं कि हम बच्चे थे, हम सो रहे होते थे और ये बेकर की जो बैम्बू है इसकी जिंगलिंग और इसकी थड की आवाज हमें उठा दिया करती थी, और जैसे ही हम उठते थे हमें पता लगता था कि बेकर आया है, हम भाग कर उसे मिलने जाते थे। फिर वो कह रहे कि ऐसा क्यों था, क्या हमें ब्रेड से बहुत ज्यादा प्यार था? और फिर वो जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था। तो क्या अट्रैक्शन थी इन बच्चों को जो कि वो बेकर को देखकर इतनी तेज तेज उसे मिलने के लिए जाते थे? The loaves were bought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. Paskin और Bastin ये भी पोर्चुगीज वर्ड हैं जिनका मतलब है मेड सर्वेंट। तो राइटर ये कह रहे हैं कि जो ब्रेड की सप्लाई है वो तो कोई भी मेड सर्वेंट यानी कि घर में काम करने वाली ले लिया करती थी। तो बच्चों को इतनी अट्रैक्शन क्यों होती थी बेकर से मिलने की? What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. What is a bread bangle? It is also known as cancan, which means bangle in Konkani language. It is a distinctive ring-shaped bread that is popular all over Goa. यहाँ पर आप देखिए ये जो इमेज है, ये एक अलग टाइप की स्पेशल शेप की ब्रेड है, इसे कैनकॉन कहा जाता है।
कैनकॉन का लिटरल मीनिंग है बैंगल कोंकणी लैंग्वेज में। तो ये जो ब्रेड की शेप है ये भी एक बैंगल जैसी है, बीच में एक होल है जस्ट लाइक अ बैंगल, और ये शेप की ब्रेड गोवा में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ऐसे ही जो हम डोनट्स खाते हैं उनकी शेप भी क्वाइट सिमिलर है। तो राइटर ये कहते हैं कि हम सुबह सुबह भागे जाते थे उठकर क्योंकि हम अपनी पसंद की कैनकॉन ब्रेड चूज करना चाहते थे। कभी कभी ये ब्रेड स्वीट भी हुआ करती थी। The baker made his musical entry on the scene with the chang chang sound of a specially made bamboo staff. Staff is a stick and chang chang is the sound which is made by this stick. तो जैसे ही बेकर उनके घर पर आता था वो ये बैम्बू स्टिक की झैंग झैंग आवाज करता था जिससे कि सबको पता चल जाता था कि वो आ गया है। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. तो वो एक हाथ से इस टोकरी को पकड़ता था और दूसरे हाथ से इस स्टिक को जमीन पर हिट करके झैंग झैंग साउंड प्रोड्यूस करता था। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. जैसे ही बच्चों की मदर बाहर जाती थी ये बेकर उन्हें ग्रीट करता था, गुड मॉर्निंग कहता था और अपनी बास्केट को इस बैम्बू के ऊपर रख दिया करता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. Rebuke means an expression of disapproval, a scolding. अब जैसे कि सारे बच्चे दौड़े दौड़े आते थे देख कर के बेकर आ गया है तो उनके घर के बड़े जो थे वो उन्हें धक्का मारकर डांट कर साइड पर कर देते थे क्योंकि उन्हें बेकर से ब्रेड लेनी होती थी और बच्चे उनका रास्ता रोक रहे होते थे। और जब बच्चे साइड पर हट जाते थे तो मेड सर्वेंट बेकर से लोव्स ऑफ ब्रेड लेकर अंदर ले जाती थी। But we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. What is a parapet? A low protective wall along the edge of a roof, bridge or balcony. आपके घर के जो साइड पर दीवार होती है वॉल, बाउंड्री वॉल भी इसे आप पैरापेट कह सकते हैं। जनरली इसकी हाइट लो होती है। अब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव होते हैं। आप लोग भी बचपन में ऐसे ही हुआ करते थे, मैं भी ऐसे ही थी। वी आर वेरी इंक्विजिटिव, वी वांट टू सी, वी वांट टू नो मोर एंड मोर। तो ये बच्चे क्या करते थे, जब इन्हें इनके पेरेंट्स डांट कर पीछे भगा देते थे तो भी ये क्या करते थे, किसी बेंच पर चढ़ जाते थे या फिर दीवार पर चढ़कर बेकर की टोकरी में झांकने की कोशिश किया करते थे। I can still recall the typical fragrance of those loaves. Fragrance means the scent. तो राइटर कहते हैं कि वो आज भी इस ब्रेड की खुशबू को पहचान सकते हैं और उसे याद करते हैं। तो इससे ये पूरी कहानी से हमें ये पता लग रहा है कि राइटर की बेकर्स और बेकरी के साथ कितनी ज्यादा अटैचमेंट है क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से ऑब्जर्व किया है। Loaves for the elders and the bangles for the children. तो घर के बड़ों के लिए ब्रेड के लोव्स आया करते थे, यानी कि ऐसी बड़ी शेप की ब्रेड, और बच्चों के लिए बैंगल शेप की ब्रेड जिसे कैनकॉन कहा जाता है वो आती थी। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. अब जब उन्हें अपनी मनपसंद बैंगल ब्रेड मिल जाती थी तो वो ना तो ब्रश करते थे ना अपना मुंह धोते थे, उन्हें जल्दी होती थी ब्रेड खाने की। और अगर आपने कभी फ्रेशली बेक्ड ब्रेड देखी है या अगर आप किसी बेकरी में गए हैं तो आपने ये देखा होगा कि जो फ्रेशली बेक्ड ब्रेड होती है उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जिसे कि राइटर पहचान सकते हैं। एंड व्हाई शुड वी, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल। अब राइटर ये कह रहे हैं कि हमें ब्रश क्यों करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि दांत साफ करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, बहुत ही मेहनत का काम है। फिर वो कहते हैं हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। तो यहाँ पर राइटर टूथब्रश में दातुन की बात कर रहे हैं। अगर आप सबको पता हो, जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि ओल्डन डेज में लोग अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश की जगह
वुड यूज किया करते थे जिसे दातुन कहते थे। ये वुड होती थी किसी भी स्पेशल टाइप के पेड़ की टहनियां, खास तौर पर नीम की टहनियां या फिर बबूल पेड़ की टहनियां, और यहाँ पर राइटर मैंगो पेड़ की टहनियों की बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि दांतों को साफ करने के लिए हमें आम के पेड़ की टहनियां तोड़नी पड़ती थी, उन पर से पत्ते उतारने पड़ते थे और फिर उनसे दांत साफ करने पड़ते थे, जो कि बहुत मेहनत का काम था। इसीलिए हम ये सोचते थे कि हमें ब्रश करना ही क्यों है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वो जस्टिफिकेशन देते हैं, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। वो कहते हैं कि जानवर जैसे कि टाइगर भी तो कभी अपने दांत ब्रश नहीं करते, इसलिए हमें भी दांत साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ भी खाओ, उसके बाद गर्मा गर्म चाय पी लो तो आपके दांत वैसे ही साफ हो जाते हैं। तो ये सारी जस्टिफिकेशन है जो कि राइटर अपने बचपन में दिया करते थे, क्योंकि वो दांत ब्रश नहीं करना चाहते थे। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball, just as a party or a feast loses its charm without bread. तो अब राइटर यहाँ पर हमें ब्रेड की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। गोवा के कल्चर में ब्रेड की क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले वो कहते हैं जो मैरिज में गिफ्ट्स दिए जाते थे उसमें बोल दिया जाता था, जो कि एक स्वीट ब्रेड का टाइप था। बोल इज अगेन अ पोर्चुगीज वर्ड। और फिर वो कहते हैं कि किसी भी पार्टी में ब्रेड का होना बहुत जरूरी था। अगर किसी पार्टी में ब्रेड नहीं है तो लोग पार्टी को एंजॉय नहीं करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंस है ब्रेड की। फिर वो ये कहते हैं, नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो गोवा के हर गांव में बेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन था, क्योंकि वो ब्रेड बनाता था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा थी गोवा के कल्चर का। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. अगर किसी के घर में किसी की बेटी की एंगेजमेंट है तो उसकी मदर सैंडविचेस जरूर बनाती थी एंगेजमेंट सेरेमनी पर। तो राइटर की इन सब बातों से हमें पता चल रहा है कि गोवा में ब्रेड कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। Cakes and bolinhas are a must for Christmas as well as other festivals. What is bolinhas? ये भी एक पोर्चुगीज वर्ड है फॉर गोवन कोकोनट कुकीज। तो केक्स और कोकोनट कुकीज एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था क्रिसमस सेलिब्रेशन और कोई भी अन्य फेस्टिवल का। तो गोवा में बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे कि कुकीज, बिस्किट्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके फूड का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आगे राइटर कहते हैं, thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. तो एक बेकरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है गोवा के हर गांव में, और आप अगर गोवा जाएंगे तो आपको हर विलेज में एक बेकरी देखने को मिलेगी। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. तो पुराने दिनों में जो बेकर हुआ करते थे वो एक टिपिकल ड्रेस पहना करते थे जिसे पोर्चुगीज लैंग्वेज में कबई कहा जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने ये जो ड्रेस पहनी है, दिस इज कबई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। तो सिंगल पीस फ्रॉक टाइप की ड्रेस थी जो कि नीज यानी कि घुटनों तक आती थी। इस टाइप की ड्रेस पहना करते थे बेकर्स पुराने टाइम में। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full-length ones and longer than half pants. अब राइटर अपने बचपन में ये देखते थे कि जो बेकर्स हुआ करते थे, जो बेकरी देने आते थे, वो शर्ट और ट्राउजर पहना करते थे और उनकी ट्राउजर की लेंथ काफ तक हुआ करती थी, यानी कि घुटनों से लंबी और फुल लेंथ से ऊंची, जिसे हम 3/4 पैंट्स कह सकते हैं। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder. Padder again means a baker in Portuguese language. तो राइटर कहते हैं कि आज भी अगर किसी ने 3/4 लेंथ की पैंट पहनी होती, जिसे हम क्रॉप पैंट्स भी कहते हैं, तो सब लोग ये कहते हैं कि वो एक पैडर की तरह यानी कि एक बेकर की तरह ड्रेस्ड है, बिकॉज ये जो लेंथ है ट्राउजर की ये बेकर्स पहना करते थे। The
baker usually collected his bills at the end of the month. तो बेकर क्या करता था, पूरे महीने का हिसाब बनाता था, रिकॉर्ड बनाता था। जैसे कि बहुत सारी जगहों पर जो धोबी है, जो कपड़े प्रेस करते हैं, जो मिल्कमैन आता है, वो सब भी ऐसे ही पूरे महीने का हिसाब बनाते हैं और महीने के एंड पर अपने बिल के पैसे ले जाते हैं। तो ऐसे ही बेकर्स भी करते थे, वो फिक्स्ड हुआ करते थे, हर रोज बेकरी की सप्लाई देने हर घर में जाते थे और महीने के एंड पर अपने बिल के पैसे लिया करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो पूरे महीने का जो अकाउंट होता था, जो हिसाब किताब था, वो सब लोग घर की वॉल के ऊपर पेंसिल के साथ लिख लिया करते थे ताकि वो भूल ना जाए। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। फिर राइटर कहते हैं कि पुराने जमाने में बेकर्स बहुत अच्छे पैसे कमाया करते थे। ये एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, वो काफी अच्छा प्रॉफिट कमा लिया करते थे क्योंकि उनके कस्टमर्स फिक्स्ड थे, उन्होंने हर रोज फिक्स्ड सप्लाई देनी होती थी और उनको अच्छा मुनाफा भी होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। He, his family and his servants always looked happy and prosperous. Starve means to remain hungry. तो जब आप फूड का बिजनेस कर रहे हैं, आप एक बेकरी चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी और आपकी फैमिली के पास खाना कभी खत्म नहीं होगा। यू ऑलवेज हैव फूड, इसलिए वो कभी हंग्री नहीं रहते थे। और जो बेकर था, उसकी जो फैमिली थी और बेकरी में काम करने वाले लोग थे, वो हमेशा खुश और प्रॉस्परस होते थे, यानी कि वो भरपेट खाना खाते थे तो वो खुश हुआ करते थे और वो अच्छे पैसे कमाते थे, इसलिए वो प्रॉस्परस थे, वो एक अच्छी लाइफ जीते थे, तो उनका सोशल स्टेटस अच्छा हुआ करता था। Their plump physique was an open testimony to this. Plump physique means pleasantly fat body and testimony means a public statement about a character or quality, जिसे आप evidence या किसी चीज का प्रूफ कह सकते हैं। तो राइटर ये कह रहे हैं कि जो बेकर्स हुआ करते थे वो दिखने में अच्छे मोटे होते थे और इससे आप ये कह सकते हैं उनकी फिजिकल अपीयरेंस इस बात का प्रूफ है कि वो अच्छा खाना खाते थे, खूब सारा खाना खाते थे और हमेशा खुश रहते थे और एक अच्छा लाइफस्टाइल जीते थे, प्रॉस्परस हुआ करते थे क्योंकि उनके पास अच्छे पैसे हुआ करते थे। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. यहाँ पर आप देख सकते हैं, this is a jackfruit, it is a vegetable जिसे आप हिंदी में कटहल कहते हैं। देखिए कितना मोटा है दिखने में। तो राइटर ये कह रहे हैं कि अगर किसी इंसान की अपीयरेंस ऐसी होती थी, कटहल जैसी, तो उसे एक बेकर के साथ कंपेयर किया जाता था, बिकॉज गोवा में जितने भी बेकर्स हुआ करते थे वो काफी मोटे ताजे हुआ करते थे, जस्ट लाइक अ जैक।